खासी पुरानी बात है, मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो ही मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैंने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और इसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयाम की वजह से इंतहाई परेशान था। जमीन के झगड़े की वजह से मुखालफीन मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलने वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मेरे मुखालफीन भी इसी गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर मैं जिस बेंच पर बैठा था वो इसके करीबी बेंच पर बैठ गए। गाड़ी आई लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन इनके तेवर अच्छे न थे। वो तो मेरे ही डब्बे में सवार होना चाहते थे। जब गाड़ी ने विसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले न थे। तलाश करते करते जब वो इस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैतुल खला में चला गया। वो मुझे यहाँ ना पाकर किसी और डब्बे में सवार हो गए। गाड़ी चल दी। सुबह 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालफीन ने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाजों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं इनकी नजरों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नमाज से फारिग हुआ ही था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी जमीन की अलॉटमेंट हाकिम जिला ने मनसूख कर दी थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मेरे मुखालफीन मुझे हर कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं अकेला था, सिवाय अल्लाह के और कोई मेरा पुरसाने हाल न था। सिर्फ वालदैन की दुआएं शामिल हाल थीं। उधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हजारों की तादाद में अपीलें ज़ेरे समात थीं। सालहा साल तक समात की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की भी इसी तरह जमीन की अलॉटमेंट के चक्कर में अपने मुखालफीन के हाथों बुरी तरह परेशान थी और मुझसे कमिश्नर के दफ्तर का पता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने इससे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने निहायत धीमी आवाज के साथ इंतहाई इनकसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम होता था कि हवास और कवि इसका साथ नहीं दे रहे थे। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हाँ कहो क्या कहना चाहती हो। इस पर इसने जमीन की अलॉटमेंट की मनसूखी और मुखालफिन के जोर रोस्तम की सारी दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा कि मैं और आप दोनों नाइंसाफी का शिकार हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गए। वहाँ मिसल तलाश करना आसान काम नहीं था। इधर इस लड़की ने कहा कि मेरी वालदा का आखिरी जेवर भी फरोख्त हो गया, जिसमें से सिर्फ 50,000 रुपए मेरे पास हैं। इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। हमारी मिसलें मिल गई थी। अब केस की समाअत के लिए वकील की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। इत्तफाक से कि पहले मेरे केस की समाअत हुई। अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थे। उन्होंने मेरी एक बात को गौर से सुना और फैसला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चुनाचा दूसरे केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना चाही। इस पर लड़की के मुखालफीन ने एतराज किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाज ने पूछा तो मैंने बताया कि मुआशरे की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मुद्दइया और इसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक माह के बेटे की हैसियत से मुझे इनकी जानब से बात करने की इजाजत दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाजत दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने माँ बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब हम कमरा अदालत से बाहर निकले तो 2 मोटे मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ कि दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो फरत जज्बात से मुझसे लिपट गईं। माँ मेरी पेशानी पर बोसा दे रही थी, बेटी मेरे बाजू से लिपटी हुई थी।
وہ تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی کہ ان کے مخالف فریق سے عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کی۔ ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانے، ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔